नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए वक्त हो चला है रैपिड न्यूज देखने का। भारतीय महिला टीम के साथ पुरुष टीम ने भी नेपाल को हराकर पहली बार खो खो विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पहले महिला टीम ने नेपाल को 78-40 से हराकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। फिर पुरुष टीम ने 54-36 से नेपाल को हराया। एक ही दिन में 2 वर्ल्ड कप अपने नाम कर भारत ने इतिहास रच दिया है। इस वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला दोनों टीम के बीच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ। टूर्नामेंट का पहला मैच भी इन दोनों टीमों के बीच ही खेला गया था। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब खो खो का वर्ल्ड कप खेला गया। पुरुष खो खो वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारतीय पुरुष टीम नेपाल, पेरू, ब्राजील और भूटान के साथ ग्रुप ए में थी। यहां हर मुकाबले में बाजी मारने के बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को हराया और फिर सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर फाइनल में पहुंची। भारतीय सशस्त्र बलों ने 16 से 19 जनवरी तक आयोजित एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास ने निर्बाध एकीकरण, परिचालन उत्कृष्टता और सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में संचालन बनाए रखने की तत्परता को दिखाया। भारतीय सेना की अगुवाई में आयोजित इस एक्सरसाइज का मकसद फोर्सेस की युद्ध तत्परता को बढ़ाना था। इस एक्सरसाइज के तहत सुदूर स्थानों पर सेना की सटीक और कुशल डिलीवरी के लिए उन्नत तकनीकों और आधुनिक उपकरणों की तैनाती, सेना और वायुसेना के बीच अद्वितीय समन्वय का प्रदर्शन करने वाले सिंक्रोनाइज्ड एयरबोर्न ड्रिल और रियल दुनिया की ऑपरेशनल चुनौतियों को अपनाने वाले मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उत्तराखंड कैबिनेट ने आज यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। ऐसा होते ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन जाएगा। फिलहाल गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है। यह 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता का पालन करता है। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद यहाँ सभी धर्म समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून होगा। इन समुदायों में आदिवासियों को शामिल नहीं किया गया है। उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता संवर्धित सूची का विषय है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यभार संभालने से पहले खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। इस क्रिप्टो करेंसी का नाम डॉलर ट्रंप रखा गया है। इसे ट्रंप की सहयोगी कंपनी CIC डिजिटल LLC लेकर आई है। ये कंपनी पहले ट्रंप के नाम से ब्रांडेड जूते और फ्रेग्रेंसेस बेचती थी। क्रिप्टो करेंसी या मीम कॉइन ऑनलाइन भुगतान का एक तरीका है जिसे वस्तु और सेवाओं के बदले दिया जाता है। यह नेटवर्क आधारित डिजिटल मुद्रा है। यह सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है। यह एक विकेंद्रीकृत मुद्रा है जिसका मतलब है कि यह किसी भी सरकार या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं है। हालांकि इसकी कीमत कम होती है और यह बहुत ज्यादा अस्थिर होती है। आज बिहार के पटना में देश भर के विधानसभा अध्यक्ष जुटे। इनके इकट्ठा होने का कारण है कि बिहार में आज से 2 दिवसीय 85वें अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। करीब 42 साल बाद बिहार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन का विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान। इस सम्मेलन में 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधान परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर समेत 300 अतिथि शामिल हुए हैं। यह तीसरी बार है जब बिहार इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की जनता को बधाई दी और देश के विकास में उनके योगदान की सराहना की। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को हासिल हुआ था। इन्हें त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके पहले अक्टूबर 1949 में त्रिपुरा और मणिपुर रियासतों को भारत में मिलाकर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। जबकि असम के भीतर असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 के माध्यम से मेघालय को एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था। ये तीनों ही राज्य देश के पूर्वोत्तर में स्थित हैं और अपनी जीवंत संस्कृति के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाने जाते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में PM जन मन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
सम्मेलन का मकसद है सुधार की संभावना वाले जिलों में बेस्ट पहलों को लागू करना, ग्रोथ को आसान बनाना और मिशन के उद्देश्यों को तेजी से पूरा करना। सम्मेलन में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। इनमें ग्रामीण विकास के तहत आवास और सड़क, छात्रावास, पेयजल, आंगनवाड़ियों और बहुउद्देशीय केंद्रों का संचालन शामिल है। सम्मेलन में 18 राज्यों से कुल 88 जिलों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पीएम जन मन का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है। यह एक सरकारी योजना है जिसका मकसद जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। उधर खबर आई है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है। दरअसल कोलंबिया में 2 हथियारबंद गुटों के बीच संघर्ष में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 18,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये संघर्ष कोलंबिया के पूर्वोत्तर में वेनेजुएला की सीमा के पास काटाटुम्बो क्षेत्र में हुआ है। भूमध्य रेखा पर स्थित कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। इसके एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ कैरेबियन सागर है। यह कुल 5 देशों ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला और पनामा के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। कोलंबिया में तकरीबन 1 दशक से शांति बनी हुई है, मगर देश के कुछ हिस्सों पर अभी भी वामपंथी और दक्षिणपंथी गुटों तथा ड्रग माफियाओं का कंट्रोल है। इन्हीं जगहों पर हिंसा की घटनाएं देखी जाती हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ब्रुसेल्स में बेल्जियम के विदेश व्यापार मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक का मकसद विदेशी व्यापार पर बेल्जियम की महत्वपूर्ण निर्भरता और भारत की गतिशील और बढ़ती अर्थव्यवस्था से पारस्परिक लाभ उठाना है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति पर चर्चा की। साथ ही दोनों पक्षों ने वार्ता को स्ट्रीमलाइन करने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापारिक मुद्दों पर जोर देने की बात कही। आपको बता दें कि 2023-24 में भारत और बेल्जियम के बीच 15 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के व्यापार होने का अनुमान है। वहीं बेल्जियम से भारत में लगभग 4 अरब डॉलर तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने का अनुमान है। भारत सरकार ने संगठनों के लिए एंटिटी लॉकर टूल पेश किया है। इसका इस्तेमाल भारत में रजिस्टर्ड किसी भी संगठन या बिजनेस यूनिट द्वारा किया जा सकता है। एंटिटी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न और प्रोविडेंट फंड से जुड़े दस्तावेजों को मैनेज किया जा सकता है। इसके तहत 10 GB एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज दिया गया है। इसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने विकसित किया है। इसे गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी G2B डोमेन के लिए डेवलप किया गया है। विश्व बैंक की तरफ से 2022 में नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत का पक्ष लिया है। दोनों परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। पाकिस्तान इस विवाद को लेकर हेग में स्थित स्थायी मध्यस्थता कोर्ट में जाना चाहता है, मगर भारत चाहता है कि विवाद का समाधान सिंधु जल संधि के अनुसार तटस्थ एक्सपर्ट करें। अब तटस्थ विशेषज्ञ ने पाकिस्तान के मध्यस्थता न्यायालय में जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में क्रमशः किशनगंगा और चिनाब नदी पर हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि ये दोनों प्रोजेक्ट सिंधु जल संधि का उल्लंघन है। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि का मकसद सीमा पार बहने वाली नदियों के जल का बंटवारा करना था। इसके तहत रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का पानी भारत को दिया गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया। मगर भारत को पाकिस्तान के हिस्से वाली तीनों नदियों के पानी का इस्तेमाल सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करने का अधिकार दिया गया। साल 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियर्स के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस मौके पर नेपाल सरकार ने जलवायु परिवर्तन, पहाड़ों और इंसानी जीवन के भविष्य पर फोकस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वार्ता मंच की मेजबानी करने की योजना बनाई है। इसके लिए सागर माथा संवाद 16 से 18 मई तक नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इसकी घोषणा की। सागर माथा संवाद नेपाल सरकार की एक पहल है जिसका मकसद स्थायी द्विवार्षिक वैश्विक संवाद की मेजबानी करना है। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी और इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसका नाम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा यानी माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग कार्टेल को खत्म करने के लिए 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट को लागू करने की बात कही है। 1798 का यह एक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को यह आदेश देने का अधिकार देता है कि वो ऐसे सभी विदेशियों को निर्वासित कर सकते हैं जिन्हें वो अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक मानते हैं या जिन पर शक करने का उचित आधार है कि वे सरकार के खिलाफ किसी देशद्रोह या गुप्त षड्यंत्र में शामिल हैं। इस एक्ट का इस्तेमाल अब तक केवल 3 बार किया गया है। सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 1812 के युद्ध में, फिर प्रथम विश्व युद्ध में तथा आखिरी बार द्वितीय विश्व युद्ध में। विश्व युद्धों के दौरान इसका इस्तेमाल जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, जापानी और इतालवी प्रवासियों को केवल उनके वंश के आधार पर हिरासत में लेने, देश से बाहर निकालने और प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने 2021 से 2024 के दौरान हासिल किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियों को भी मंजूरी दी। इस दौरान कैबिनेट को मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में तेज गिरावट तथा टीबी और मलेरिया जैसे बीमारियों के संबंध में प्रगति से अवगत कराया गया। साथ ही बैठक में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जैसी नई पहलों की भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में की गई थी। इसका मकसद कमजोर ग्रामीण आबादी को जिला अस्पताल स्तर तक आसान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना था। आगे 2012 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की अवधारणा बनाई गई और ग्रामीण तथा शहरी दोनों मिशनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप मिशनों के रूप में फिर से नामित किया गया। न्याय विभाग ने 24 जनवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में एक कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान के सफल आयोजन का जश्न मनाया जाएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में लॉन्च किया गया था। इस अभियान का मकसद भारत के संविधान और नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसे भारत के 75वें गणतंत्र दिवस और संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था। इसे न्याय विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। IIT मद्रास द्वारा फ्यूचर में मून और मार्स पर मानव बस्तियां बसाने के लिए तकनीक विकसित की जा रही है। इसके लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक, मून और मार्स की मिट्टी से मेटल्स को निकालने आदि पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा IIT मद्रास में एक माइक्रो ग्रेविटी ड्रॉप टावर भी बनाया गया है, जो इस तरह का दुनिया में चौथा सबसे बड़ा टावर है। इसकी मदद से जीरो ग्रेविटी जैसी स्थितियों में प्रयोग करने में मदद मिलेगी। इससे शोधकर्ताओं के लिए हाईटेक ऑप्टिकल फाइबर, बायो प्रिंटेड ह्यूमन ऑर्गन आदि बनाना आसान हो जाएगा। इस माइक्रो ग्रेविटी ड्रॉप टावर के थ्रू माइक्रो ग्रेविटी में सूक्ष्म जीवों के बिहेवियर को भी स्टडी किया जा रहा है, ताकि अंतरिक्ष में बनाई जाने वाली मानव बस्तियों में आने वाले चैलेंजेस पर काम किया जा सके। आने वाले 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसमें कई तरह की झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बार DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा कई हाईटेक डिफेंस तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें प्रलय मिसाइल सिस्टम, मॉडर्न रडार, ड्रोन और सुरक्षित संचार प्रणाली जैसी कई मॉडर्न तकनीकों को दिखाया जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस पर DRDO झांकी की थीम है रक्षा कवच, मल्टी लेयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी डोमेन थ्रेट्स। इसके अलावा DRDO की 2024 की प्रमुख उपलब्धियां भी झांकी में दिखाई जाएंगी। इनमें लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल, हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद, दिव्यास्त्र यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जोरावर लाइट टैंक आदि शामिल है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में FIDE रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल कर लिया है, जिससे वे भारत के सबसे हाई रैंक वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने लंबे समय तक इस स्थान पर रहे अर्जुन एरिगैसी को पीछे छोड़ दिया, जो अब 5वें स्थान पर हैं। गुकेश ने ये उपलब्धि 2784 रेटिंग पॉइंट्स के साथ हासिल की है। उन्हें ये उपलब्धि नीदरलैंड में हुए टाटा स्टील टूर्नामेंट में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराने के बाद मिली। हाल ही में उन्हें ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन अभी भी FIDE रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज हैं, जबकि अमेरिका के हिकारू नाकामुरा और फबियानो करुआना दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। थाईलैंड सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला और एशिया का तीसरा कंट्री बन गया है। इससे पहले ताइवान और नेपाल में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी गई थी। इसी के साथ आज 23 जनवरी से थाईलैंड में लागू हुए मैरिज इक्वालिटी एक्ट के द्वारा LGBTQ+ जोड़ों को वैवाहिक अधिकार दिए गए। अब उन्हें संपत्ति, उत्तराधिकार, स्वास्थ्य संबंधी कानूनी सुरक्षा अधिकार आदि समान रूप से प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि इस कानून ने पति पत्नी जैसे शब्दों को बदलकर वैवाहिक साथी कर दिया है। ये कदम मानव अधिकारों की समानता को बढ़ावा देता है और एशिया के अन्य देशों के लिए एक मिसाल पेश करता है। हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और पहली बार इसे 24 जनवरी 2019 में मनाया गया। इस साल की थीम है शिक्षा और भविष्य के कार्यबल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का प्रभाव। ये थीम दिखाती है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन शिक्षा को बदल रहे हैं और AI से छात्रों को बेहतर पढ़ाई और शिक्षकों का समय बचाने में मदद मिल रही है। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के दिन मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम BSS को लॉन्च किया। ये हाईटेक सिस्टम जमीन और हवाई सेंसर के थ्रू डेटा इकट्ठा करेगा, जिससे बैटलफील्ड की एक इंटीग्रेटेड इमेज तैयार होगी।
इस सिस्टम में सेना के सिक्योर डेटा और सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीमाओं की निगरानी, घुसपैठ को रोकने और सटीक जानकारी देकर निर्णय लेने में मदद मिल सके। आपको बता दें कि इसे भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर डेवलप किया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल का एक हिस्सा है। इसकी लागत 2402 करोड़ रुपए है, जिसे मार्च से अक्टूबर 2025 तक 3 चरणों में सेना में तैनात किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीआई समागम इवेंट में घोषणा की, जिसमें बताया गया कि भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 10,000 जीआई टैग हासिल करना है। फिलहाल इनकी संख्या 605 है। जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े उत्पादों की पहचान और गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए दिए जाते हैं, जैसे दार्जिलिंग चाय, जिसे पहला जीआई टैग दिया गया था। 2030 तक इस लक्ष्य को पाने के लिए ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से सहायता मिलेगी, ताकि बेहतर ब्रांडिंग के साथ ई कॉमर्स साझेदारी से इन उत्पादों का बाजार बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 में अधिनियमित किया गया था, जो 2003 से प्रभावी हुआ। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने LID 568 नामक एक अनोखा ब्लैक होल खोजा। ये ब्लैक होल सुपर एडिंगटन रेट से अपने आसपास के मटेरियल को 40 गुना तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की जरूरत है कि ब्लैक होल आसपास के मटेरियल को खींचते समय हीट और रेडिएशन पैदा करते हैं। एडिंगटन लिमिट के अकॉर्डिंग इस रेडिएशन से एक पॉइंट पर बाहरी दबाव बनता है, जो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है। लेकिन LID 568 ने इस लिमिट को 40 गुना पार कर दिया है, जिसे सुपर एडिंगटन कहा जाता है। ये खोज बताती है कि बड़े ब्लैक होल छोटी अवधि में ही तेजी से बढ़ सकते हैं, जो लंबे समय तक बड़ी मात्रा में मटेरियल एब्जॉर्ब करने के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को चुनौती देता है। भारत और विदेशों के 200 से अधिक सौर भौतिकविदों ने बेंगलुरु में सन स्पेस वेदर और सन स्टार कनेक्शन पर आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी KSO की 125वीं वर्षगांठ पर भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें सोलर मैग्नेटिज्म, स्पेस वेदर, सूर्य और तारों के बीच संबंधों पर चर्चा की गई और KSO के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा गया। और फ्यूचर में लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील के पास मेराक में राष्ट्रीय बृहद सौर दूरबीन बनाने का प्रस्ताव दिया गया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा नई दिल्ली में बिम्स्टेक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य मकसद 5 वर्षों के लिए कार्य योजना बनाना है, जो बिम्स्टेक देशों के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करेगी। बिम्स्टेक में शामिल देश हैं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये योजना साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को साझा करने, साइबर अपराध को रोकने, साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय साइबर मानदंडों को समझने पर केंद्रित है। इसके अलावा I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने साइबर हाइजीन फॉर स्कूल चिल्ड्रन पहल की भी शुरुआत की है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।